हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पे। पिछले वीडियो में अपन ने प्रकाश संश्लेषण के खोज और उसकी प्रस्तावना के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने प्रकाश संश्लेषण के स्थल यानी कि साइट अर्थात हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की थी, जहाँ अपन ने उसकी पूरी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा की थी। आज अपन यहाँ प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताओं से सीधा सीधा तात्पर्य है कि वे सभी घटक जिनके आपस में मिलकर के प्रकाश संश्लेषण को संपन्न करवाया जाता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की। तो यहाँ अगर अपन सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिजर्वोयर है या जो भंडार है वो एक्चुअल में हमारा है वायुमंडल। अब वायुमंडल के घटकों के बारे में आपने पिछले अध्यायों और कक्षाओं में भी पढ़ा है। 78% के आसपास नाइट्रोजन होती है, नियर बाई 21% के आसपास ऑक्सीजन होती है, और अदर जो 1% के आसपास बचता है उसमें विभिन्न प्रकार की अक्रिय गैसें, और उनमें एक जो अपने यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू के काम की चीज़ है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा लगभग 0.03% के आसपास होती है। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल से पादपों के द्वारा विसरण क्रिया की सहायता से ग्रहण की जाती है, और ये विसरण की क्रिया गैसों के विनिमय के रूप में जानी जाती है, अर्थात गैसों के विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज। और ये जो प्रोसेस है पत्तियों पर स्थित रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है, जहाँ वायुमंडल से बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, और अंदर से यानी कि पौधों की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन है प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप वो वायुमंडल में छोड़ी जाती है, जो कि लगभग सभी प्राणियों के लिए प्राण वायु के रूप में कार्य करती है। अब इसके बाद आती है दूसरी जल यानी कि वाटर। वाटर पौधों के द्वारा सॉइल वाटर अर्थात मृदा जल के रूप में ग्रहण किया जाता है। मृदा जल के विभिन्न प्रकारों के बारे में अपन ने पिछले अध्याय में यानी कि जल अवशोषण और पादप जल संबंध में भी चर्चा की थी, जहाँ अपन ने केशिका जल, गुरुत्वीय जल, रासायनिक बंधित जल, वाहित जल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। लेकिन यहाँ अपने को जो काम की बात करनी है वो ये है कि पादपों के लिए जो प्राप्य जल है जो कि मृदा में पाया जाता है, या मृदा जल का जो प्रकार है उसको हमने नाम दिया था केशिका जल। अर्थात केशिका जल जो है वो पौधों के लिए उपलब्ध रहता है, जो कि अधिकांशतः निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा यानी कि पैसिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक एग्जाम्पल आप विशेष याद रख सकते हैं। यहाँ एक पौधा है ऑर्किड, जो कि अधिपादप के रूप में, वेंडा नामक जो पौधा है अधिपादप के रूप में आम के पेड़ की शाखाओं पर पाया जाता है। वहाँ अगर अपन बात करें तो वो सॉइल वाटर को यूज नहीं लेता, वो वातावरण में पाई जाने वाली ह्यूमिडिटी अर्थात नमी का उपयोग करता है। नमी का उपयोग किस प्रकार करता है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है जिसे कहते हैं वेलामन ऊतक, और वेलामन ऊतक जो है वो नमी को ग्रहण करके उसकी जल की आपूर्ति करता है, जिसका उपयोग वेंडा जो पौधा है वो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उसको क्या करता है, यूज करता है। अब जो नेक्स्ट आती है आवश्यकता वो है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट। और हम ये यदि ये कहना चाहें कि पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो है सूर्य है, तो जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वास्तविक तौर पे विद्युत चुंबकीय तरंगों का मिश्रण होता है, और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा कणों के रूप में फोटोन यानी कि एनर्जी पार्टिकल्स के रूप में फोटॉन्स पाए जाते हैं, और इन्हीं फोटॉन्स यानी कि ऊर्जा कणों का अवशोषण प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा किया जाता है, और उनसे प्राप्त होने वाली एनर्जी का यूज़ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में किया जाता है। तो यदि अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों या सूर्य के प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम है उसका यदि अपन अध्ययन करें तो यहाँ स्पेक्ट्रम हमें सुस्पष्ट दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक होता है इसका अदृश्य भाग और दूसरा होता है इसका दृश्य भाग यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो अदृश्य जैसा कि नाम से प्रतीत है जो हमें दिखाई नहीं देता, और दृश्य जो हमें दिखाई देता है, अर्थात सूर्य से आने वाला ये जो अपन अपने चारों ओर दिन के समय में जो व्हाइट लाइट यानी कि जो श्वेत प्रकाश देखते हैं वो वास्तव में उसका दृश्य प्रकाश या दृश्य स्पेक्ट्रम का भाग होता है।
तो जो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो है, यानी कि अदृश्य और जो दृश्य स्पेक्ट्रम वाला भाग है, उनमें पाई जाने वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंगें या जो प्रकाशीय किरणें हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो होती है 200 से लेकर के 4000 नैनोमीटर तक। तो यहाँ अगर इस स्पेक्ट्रम को एक लीनियर डायग्राम के रूप में अपन शो करना चाहें तो यहाँ गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें और यूवी किरणों के बाद में यहाँ बीच में पाया जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम या प्रकाश का दृश्य भाग, और इसके बाद पुनः इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, यानी कि अपनी जो जिन्हें हम कह सकते हैं सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सब पाई जाती हैं। तो यहाँ इसकी स्टार्टिंग या मिनिमम जो वैल्यू है वो 200 नैनोमीटर, और यहाँ ये और या इससे आगे की जो वैल्यू आती है वो आती है लगभग 4000 नैनोमीटर। जो आपको मेन बात या अपने काम की जो बात है वो अपने को जो याद रखनी है वो ये कि यहाँ इनविजिबल भाग, यानी कि जो अदृश्य स्पेक्ट्रम वाला भाग है, इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई यूज नहीं होता। यूज केवल और केवल कौन सा भाग आता है? दृश्य स्पेक्ट्रम। यदि अपन दृश्य स्पेक्ट्रम की बात करें तो दृश्य स्पेक्ट्रम जो उसकी श्वेत प्रकाश यानी कि सफ़ेद प्रकाश के रूप में हमें यहाँ दिखाई देता है, वास्तविक तौर पर 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश से मिलकर के बना हुआ होता है। और इनको अपन एलोबोरेट करके इस प्रकार लिख सकते हैं: V I B G Y O एंड R। तो जो ये एक फार्मूला बन जाता है एक प्रकार का, जो कि आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। विबग्योर, क्या नाम हुआ? विबग्योर। विबग्योर में वी बैंगनी रंग के लिए है, इंडिगो आई जामुनी रंग के लिए है, बी ब्लू नीले रंग के लिए है, जी ग्रीन हरे रंग के लिए है, वाई येलो पीले रंग के लिए है, ओ ऑरेंज नारंगी रंग के लिए है, और आर रेड लाल रंग के लिए है। अब इनकी तरंगदैर्ध्य की लंबाई की अगर अपन बात करें तो यहाँ ये स्टार्ट होता है 390 नैनोमीटर, यानी कि 390 नैनोमीटर से यहाँ लाल रंग पे आकर के ख़त्म हो जाता है 760 या 780 नैनोमीटर तक। तो कुल मिलाकर के बात जो अपने रिजल्ट जो अपने सामने निकल करके आया वो ये कि सूर्य के प्रकाश का केवल और केवल दृश्य भाग अर्थात विबग्योर वाला पार्ट ही प्रकाश संश्लेषण की मूल आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश के रूप में, क्योंकि इसी का ही यूज करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूल रूप से प्रकाश संश्लेषी वर्णक, जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है क्लोरोफिल, जो कि खुद ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर का होता है, वो ग्रीन कलर का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग के प्रकाश का एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। तो इस प्रकार आपको विबग्योर को याद रखना है, सूर्य के दृश्य और अदृश्य स्पेक्ट्रम के प्रकाश को याद रखना है। यहीं से ही एक छोटा प्रश्न परिभाषिक तौर पे आपको, ये 2 परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न के रूप में कई बार पूछी गई हैं। एक है क्वांटम आवश्यकता और दूसरी है क्वांटम उत्पादन। अब क्वांटम आवश्यकता क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो यहाँ आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल यानी कि एक अणु के अपचयन में लगभग 8 से 10 फोटोन कणों की आवश्यकता होती है, या हम ये कह सकते हैं 8 से 10 फोटोन कणों में जितनी एनर्जी होती है उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का अपचयन होता है। तो इस प्रकार के लगभग 6 अणुओं का अपचयन के फलस्वरूप एक ग्लूकोज का अणु क्या होता है? निर्मित होता है। इसके बारे में अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो क्वांटम आवश्यकता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु के अपचयन के लिए आवश्यक ऊर्जा क्वांटम आवश्यकता कहलाती है। अब बात आती है क्वांटम उत्पादन की। तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया का एक चरण है जल का प्रकाशिक अपघटन, जो कि सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयनों की उपस्थिति में संपन्न होता है, जहाँ जल के अणु H और OH आयनों के रूप में टूटते हैं और साथ ही ऑक्सीजन क्या की जाती है? वातावरण में मुक्त की जाती है। तो आपकी परिभाषा होगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाशिक अपघटन यानी कि फोटोलाइसिस के दौरान
जो ऑक्सीजन वातावरण में मुक्त की जाती है, उत्पन्न होती है, वो कहलाती है क्वांटम उत्पादकता या क्वांटम उत्पादन। तो इस प्रकार अपनी यहाँ 2 आवश्यकताएं पूरी होती हैं। तीसरी आवश्यकता के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।